दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में बीजेपी के लिए क्या जादूगरी दिखाई, उस पर से दो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। दोनों ही जानकर मैं शॉक्ड हूं। बिहार में तेजस्वी और राहुल गांधी के महागठबंधन को 143 सीटें मिल रही थी, जबकि मोदी नीतीश के एनडीए को सिर्फ 94 सीटें मिलने वाली थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एनडीए को 202 सीटें मिल गई? इस पर से एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे आखिर बिहार के लोग इस चुनाव में क्या चाहते थे। लेकिन उन 5 लाख वोटर्स पर बात कर लेते हैं जो पूरी तरह से फर्जी थे, फिर भी चुनाव आयोग ने उन्हें वोट डालने दिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। जी हां दोस्तों, बिहार में 5 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर निकले। अब ऐसा है तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो गाल बजाते हुए कहते रहे एसआईआर सफल रहा, वो तो पूरी तरह से झूठ निकला। दोस्तों, 5 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर को हटाने में चुनाव आयोग का एसआईआर प्रक्रिया नाकाम रहा। ये आरोप एडीआर ने लगाए हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को इस आरोप का जवाब देने के लिए अपने सारे दस्तावेज तैयार रखने होंगे। जाहिर सी बात है, साबित करना होगा एडीआर जो कह रहा है वो गलत है। दोस्तों, मशहूर वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि एडीआर की ओर से योगेंद्र यादव ने अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेजेंटेशन के जरिए जो डुप्लीकेट नाम बताए थे वो फाइनल वोटर लिस्ट में अब भी मौजूद हैं। ये तब हुआ जब चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जबकि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटर्स हटाने वाला सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी उसने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया, ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट जानना चाह रहा है। अगर ये सॉफ्टवेयर चला दिया जाता तो 5 लाख डुप्लीकेट वोटर हट जाते। इससे पता चलता कि बिहार में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी। चुनाव आयोग ने दोस्तों अब तक ये नहीं बताया कि उसने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए क्या तरीका अपनाया। कहा जा रहा है चुनाव आयोग ने जिस तरह से एसआईआर कराया उससे सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि चुनाव आयोग को इस तथ्यात्मक पहलुओं का जवाब देना होगा, अपने रिकॉर्ड तैयार रखें। इलेक्शन कमीशन को ये साबित करना होगा कि उसने एसआईआर के लिए खुद बनाए नियमों और कायदों का पूरी तरह से पालन किया है। वैसे आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक एफिडेविट फाइल किया है जिसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के नियम, कायदों और निर्देशों का पालन किया गया है। अब अगर ये साबित कर दिया गया कि ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने नियमों का पालन नहीं किया, फिर तो ज्ञानेश कुमार पर आफत बरसेगी। दोस्तों, एसआईआर का मकसद तो विदेशी और अवैध प्रवासियों को वोटर लिस्ट से हटाना था, लेकिन चुनाव आयोग के पास ना तो संवैधानिक, ना ही कानूनी और ना ही न्यायिक अधिकार है कि वो किसी वोटर की नागरिकता तय कर सके। अगर किसी बीएलओ को किसी वोटर की नागरिकता पर शक होता है तो चुनाव आयोग उस मामले को सक्षम अथॉरिटी को भेज सकता है। जब तक कि वो अथॉरिटी कोई आखिरी फैसला नहीं सुनाती है जिस पर कोर्ट में अपील की जा सके, तब तक चुनाव आयोग उस व्यक्ति को वोटर लिस्ट से नहीं हटा सकता। अगर वो एफिडेविट देकर खुद को भारतीय नागरिक बताता है तो दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पूरी तरह से घिर गए हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर एक खुलासा किया, जरा आप भी सुनिए। आपको एक शब्द में हम बता देंगे कि चुनाव में हुआ क्या। उस बात का जवाब नहीं आया कि क्यों आप समझते हो कि ये हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। मशीनरी जीती है। अच्छा, वो मशीनरी के कई पहलू हो सकते हैं। देखिए, उसके मतलब जो चीजें जो उम्मीद लगाई जा सकती है कि भाजपा और ये लोग करेंगे, उन लोगों ने कोई भी चीज छोड़ा नहीं इस चुनाव में करने से। आप देखिएगा, जो भी योजनाएं, हमारा जो विजन था, सबसे पहली बार चुनाव में से पहले हमने अपना विजन रखा था कि पेंशन हम बढ़ाएंगे, माई बहन मान योजना भी लाएंगे। ये सारी चीजों को देखिएगा तो सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। और ये 20 साल से इनको याद नहीं आ रहा था कि 400 से भी पेंशन बढ़ाना है। जब हमने कहा तब इन लोगों ने जो है वो इम्प्लीमेंट जो है किया।
लेकिन चुनाव के कोड ऑफ कंडक्ट के 10 दिन पहले 10-10 हजार रुपए बांटे गए। यानी वैसे अलग अलग योजनाओं के तहत लगभग 40,000 करोड़ रुपए जो है पूरे बिहार में लोग सीधे जो है बांटे गए। आप ये कह सकते हैं कि रिश्वत दी गई है पूरे चुनाव में, लेकिन अभी भी ये बात नहीं समझ में आ तो रहा। फिर आप समझते हो कि ये इस पैसे की वजह से और इस सॉर्ट ऑफ जो राहत दी गई, मतलब एक तो जो 10,000 की स्कीम है, तो 1,40,00,000 महिलाओं, किसानों को भी दिया गया, किसानों को भी दिया वृद्धा गया, पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत भी दिया गया और जीविका ये दीदियों को भी दिया गया, सबको दिया गया। महिला रोजगार जो योजना है जी हाँ, उसके हवाले जो है पैसे जो है जिस दिन वोटिंग पड़ रही है उस दिन भी खाते में आ रहे हैं। जी हाँ, ये वो तो ठीक है। जी। तो तो आप समझते हो कि इस वजह से लोग प्रभावित हुए? मेरे ख्याल से ये अगर आप देखेंगे तो बड़े इंटरेस्टिंग डेटाज हैं। हमारा वोट बढ़ा है, मतलब हमें थोड़ा सा हमारा 23% आपका परसेंटेज वही रहा है, थोड़ा सा बड़ा भी है। लगभग 32 लाख वोट हमारा बढ़ा है जी हाँ, पिछले चुनाव के मुकाबले। जी हाँ, जी हाँ। तो बढ़ा है तो मतलब हमको औरों का भी वोट मिला है, सबका वोट मिला जी हाँ, है। जी। यानी अगर पूरी गठबंधन की बात की जाए तो 1,90,00,000 वोट हम लोगों को जो है मिले हैं। जी हाँ, अब ये बात ये समझ में आ रहा है कि भाई डेटा अगर आप देखें तो बैलेट में जो पोस्टल बैलेट जो वोटिंग वो होती है, उसके बाद में अभी चर्चा करेंगे। जी। बट वोट आपका बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं, वोट बढ़ा है एकदम। इसमें शक नहीं। आपका परसेंटेज भी 23% रहा है और बीजेपी का लगभग मेरा ख्याल 20% है और नीतीश बाबू का थोड़ा 18% है। वो तो हमें मालूम है, लेकिन अगर उनका मिला लिया जाए तो उनकी जो परसेंटेज है आपसे कहीं ज्यादा है। तो लोग ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, आप 23% रहे, बाकी लोगों से आपको वोट नहीं मिले। ये एक विषय हो सकता है और जिस पे चर्चा हो सकती बट है। ये भी एक है ना कि 20 साल पुरानी जो सरकार है वो भी ठीक है आपकी बात। और उसकी एंटी इनकम्बेंसी जो है 16% वोट उनको बचाने के लिए नहीं पड़ रहे। कभी भी अगर देखा गया अगर वोट की परसेंटेजेस बढ़े हैं तो वो बदलाव के लिए जैसे वोट पड़े हैं। बट अब बात पोस्टल बैलेट पे आती है। देखिए, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उन्हीं लोगों के होते हैं जो सरकारी नौकरियों में हो, ठीक है ना, कोई शिक्षक इंस्पेक्टर होते हो, हैं, शिक्षक होते जो हैं, सर्विस पे या होते सर्विस हैं, के लोग होते हैं, जो ऑन आर्मी ड्यूटी on इलेक्शन duty, में लगना ठीक है ना, होता तो उनके और ये पढ़े लिखे लोग होते हैं। जी। तो मैं देख रहा था, यहाँ आंकड़ा देख रहा था कि अगर वहां देखा जाए तो शुरुआत में जो पोस्टल बैलेट के वोट पड़े हैं वो लगभग समझ लीजिए सबसे ज्यादा आपको पड़े हैं। और उसको अगर हम कंस्टिट्यूएंसी में बदलाव लाएं तो 243 कंस्टिट्यूएंसीज में से 143 कंस्टिट्यूएंसी में आप लीड कर रहे हो जी। और 94 कंस्टिट्यूएंसी में एनडीए लीड कर रहा है और अदर्स 6। मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बदलाव चाहते थे, ठीक है, और जो गरीब लोग हैं जो आपके साथ थे, ये नतीजा ये बतलाता है कि वो बदलाव नहीं चाहते थे। तो ये तो एक अद्भुत सी बात नहीं, है। मेरे ख्याल से बदलाव सब चाहते थे। अगर आप देखें तो ईवीएम बदलाव नहीं चाहता था, बैलेट बदलाव चाहता था। तो आप समझते हो कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है? देखिए, कोई वैसे साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन आई कैन सेंस, आई कैन स्मेल कि अदृश्य शक्तियां जो हैं उन्होंने अपना काम किया। अच्छा, ठीक है, अभी सामने एग्जैक्टली नहीं आ पा रहे कि क्या हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जरूर पर्दाफाश होगा। आप देखिएगा, जो इलेक्शन कमीशन पूरी बेईमानी के मोड में थी। इलेक्शन कमिश्नर जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये अमेंडमेंट भी आया बिल में। क्यों चेंज किया गया? यानी आप कुछ गड़बड़ करने वाले हो। आप देखिएगा सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग तो थी 45 दिन का कर दिया गया। क्या कारण था इसका? इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस की जो डेट, ठीक योजना के पैसे मिलने के 3 घंटे बाद जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया। जितने भी हमारी शंकाएं थी, कंफ्यूजन जो था, कभी भी इलेक्शन कमिश्नर ने इसको क्लियर नहीं किया। हमारी जितनी शिकायतें थी
उसको नहीं सुना गया। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। उत्तर प्रदेश से भी शिकायतें आए, उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। हरियाणा से आए तो नजरअंदाज, महाराष्ट्र से आए तो नजर, तो वो तो बड़ा इक्वालिटी में है, वो मतलब कि वो सामान्य तरीके से। आप ये कह सकते हैं बिहार चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। कौन से चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड थी? किसी में नहीं होता। तो ये जो हालत जो बन रहे हैं, तो चुनाव का कोई मतलब नहीं रह गया, सब कुछ फिक्स्ड है। चलिए, आपको मैं एक आंकड़ा जो मेरे पास है वो आपको बताता हूँ, आपकी राय भी चाहता हूँ मैं, कि अगर जब असेंबली का इलेक्शन होता है, उससे पहले पार्लियामेंट होता है, फिर असेंबली का इलेक्शन हुआ, तो उसमें जो वोटों का अंतर होता है, हाँ, वो लगभग 3 से 6% तक बढ़ता है जी। और ये मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि हरियाणा में हुआ 24 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और फिर असेंबली का जब इलेक्शन हुआ तो जो वेट परसेंटेज जो बढ़ा वो केवल 6.2%। तो सुना तेजस्वी यादव ने क्या कहा। पोस्टल बैलेट जो सरकारी नौकरी करते हैं, किसी दूसरी जगह से अपने मत को बैलेट के जरिए देते हैं, उसमें राहुल तेजस्वी के महागठबंधन को 143 सीटों पर बढ़त मिली, जबकि मोदी नीतीश की एनडीए को सिर्फ 94 सीटों पर बढ़त मिली। यानी पढ़े लिखे लोगों ने सरकार के बदलाव के लिए वोट किया, तेजस्वी यादव पर विश्वास किया। अगर इस बढ़त को आधार माना जाए तो जीत महागठबंधन की होनी चाहिए थी, लेकिन जीत किसकी हुई? एनडीए की। यह अपने आप में रहस्य है, जिसके सुलझाने में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव लगे हुए हैं। अगर दोनों रहस्यों को सुलझा लिया तो फिर चारों ओर से ज्ञानेश कुमार गिरेंगे। बीजेपी तो सियासत की पतली गली से निकल लेगी, अकेले ज्ञानेश फंस कर रह जाएंगे। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।